नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज दिल्ली की सड़कों पर पत्रकार पिट रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो बेहद भयावह हो गया है। गोदी मीडिया नाम बहुत लंबे समय पहले मिल गया था और गोदी मीडिया में वाकई दोष क्या इन पत्रकारों का है जिन पर हमले हो रहे हैं? क्या दोष उनका नहीं जो एयर कंडीशन बैठे हुए संपादक हैं या सत्ता की मलाई खा रहे चैनल के मालिक हैं? जो हालात बन गए, ऐसा लगता है कि पत्रकारिता एक चौराहे पे आके खड़ी हो गई है। और आज सुबह से तो हम ये देख रहे हैं कि कई चैनल वाले सफाई दे रहे हैं कि हमारे पत्रकारों को मत पीटिए, क्योंकि हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं। बता रहे हैं कि हमने कब कब कैसी पत्रकारिता की। आज चित्रा त्रिपाठी का वीडियो चल रहा है कि मैं 22 साल से पत्रकार हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि आपने तो 22 सेकंड भी पत्रकारिता नहीं की है। हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा 12 साल से जो कुछ चल रहा है और इसी ने पत्रकारिता को गोदी मीडिया का नाम दे दिया है। लेकिन जिस चौराहे पर पत्रकारिता आकर खड़ी हो गई है और जिस तरह एक ऐसा पत्रकार जो अपना परिवार इसी से चला रहा है, जिसको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, वो बेचारा पढ़ता है, उस पर हमले हो रहे हैं। ये भी सलाह दी जा रही है कि भैया यदि आपको दिल्ली की सड़क पर निकलना है तो ये जो आईडी है इसको घर छोड़ के आओ, वरना आप सुरक्षित घर पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे कोई उम्मीद नहीं है। मतलब इतना डर और भय का माहौल हमने अभी पिछले कम से कम 45 साल में देख रहा हूं, तब से मैंने नहीं देखा है। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के पुरुष विजय दत्त सिरदर जी के पास। दरअसल आपको भारत सरकार ने पद्मश्री दी हुई है। आपने भोपाल में पत्रकारिता का एक तीर्थ यानी संग्रहालय बनाया है पत्रकारिता का, और वो है सप्रे संग्रहालय, उसकी स्थापना की है। और हम उनसे वर्तमान हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन बच्चों का क्या दोष है जिन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं और अब इन्हें क्या करना चाहिए जिससे ये जो चौराहे पर पत्रकारिता खड़ी हुई है इसे एक दिशा मिल सके। सिरदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका पूरा जो जीवन है पत्रकारिता को है, लेकिन आज कभी आपने कल्पना की थी कि 60 साल की पत्रकारिता के बाद आज आप इस विषय पे भी बोलने को मजबूर होंगे, जब गोदी मीडिया पूरी तरह से गोदी मीडिया, आज जो टीवी घरों में लगे ना सिरदर जी, 70% बंद हो गए हैं, लोग ऑन करना भी भूल गए हैं। इतना अविश्वास पत्रकारिता के प्रति शायद आपने कभी नहीं देखा। देखिए, ये जो संकट पैदा हुआ है, ये संकट जिस तरह की इस समय समाज में वातावरण बना हुआ है, एक हर तरह नफरत, नकारात्मकता, उस वातावरण ने अविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और अविश्वास ऊपर से पैदा नहीं होता, हमारे कर्मों से ही पैदा होता है। यद्यपि मेरी दृढ़ मान्यता है कि किसी की भी गलती, आपको किसी के प्रति शिकायत हो, शिकायत बहुत वाजिब हो, तो भी उसका समाधान आपको न्याय के जरिए, न्यायपालिका के जरिए निकालना चाहिए, अदालत के जरिए निकालना चाहिए। आपको सीधे कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है तात्कालिक उत्तेजना के कारण, उन परिस्थितियों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण हमारे सामने है और वो उदाहरण है कि एक नैमिषारण्य मित्तल जी हुआ करते थे, प्रखर पत्रकार। उनसे एक जब इमरजेंसी लगी थी, एक बड़े संपादक ने सवाल पूछा कि मित्तल जी, सेंसरशिप का अनुभव तो उस समय भी होता था, आप उसको कैसे जंप करते थे? मित्तल जी का जवाब था, संपादक जी, जंप तो आज आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपका तो कुत्ता भी कमबख्त एसी में सोता है। यदि पत्रकारिता सुविधाओं की गुलाम हो जाएगी, पत्रकारिता यदि बाजार के नियंत्रण में चली जाएगी, पत्रकारिता बाजारू हो जाएगी, तो फिर विश्वसनीय संकट पैदा हो जाएगा। लोग आप पे भरोसा करना बंद कर देंगे। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न के चैनल जिस तरह के का कर रहे हैं काम, उसको लेके ये अविश्वसनीय बन गई है। अखबारों में कमोवेश, अखबारों में भी पतन का है, पतन बढ़ गए हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया फिर भी, क्योंकि वहाँ एक लोक लाज रहता है, आमने सामने शक्ल दिखाना पड़ती है। लेकिन इसमें भी फिर दो तरह के हैं। जो विकृतियाँ आई हैं, वो विकृतियाँ जिनके कारण आई हैं, वो तो पर्दे पे है नहीं, सीन पे है नहीं। सीन पर जो लोग हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। कुल मिला के ये है कि आज यदि पत्रकारिता की साख को, प्रतिष्ठा को बचा के रखना है, तो फिर से वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, वो तो बहुत फर्जी तरह का नख दंत विहीन था, उसके कहे कोई मानता नहीं था। एक दंड विधान के प्रावधान सहित एक सशक्त अर्ध न्यायिक प्रकार की
मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो प्रिंट मीडिया को भी नियमन करे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नियमन करे, जो सोशल मीडिया के नियमन करे, जो वेब मीडिया का भी नियमन करे। क्योंकि बिना आपको जब स्वयं का अंकुश तो होता है सबसे अच्छा, लेकिन वो अंकुश की मानता नहीं है जो देख रहे हैं हम आज आपने सवाल उठाते समय एक बात कही थी कि टीवी पर देखना बंद कर दिया है लोगों ने। जो प्राइम टाइम पे जो चैनल होती है उससे ज़्यादा बकवास पत्रकारिता के हिसाब से न कभी हुआ था न कभी होगा। वो कौन से एक्सपर्ट होते हैं? इसके इस पूरे हालात के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? वही लोग। नहीं, मालिक जिम्मेदार है, संपादक जिम्मेदार है, या बेचारा फील्ड में पिट रहा पत्रकार जिम्मेदार नहीं है पत्रकार। लेकिन पत्रकार को इतनी सावधानी बरते वो पूरा कर दे, अपनी खबर वो दे दे, संपादक को जो देखे उस पर करे काटछाट, जो देखे सो करे, उसे अपना काम कर देना चाहिए। जैसे अभी एक शिकायत और आई थी कि ये 3-4 दिन से चल रहा है दिल्ली में प्रदर्शन, इसमें जो प्रमुख मीडिया वो था वो तो कवरेज के लिए हाजिर ही नहीं था वहाँ। ये अभी 2 दिन से पहुंच गया है। हाँ। और इसीलिए पिट रहा है, 2 दिन ही हुए हैं। आप सोचिए एक पहुंच रहा है क्योंकि उसे ये लगी कि अब लोग हम पे आलोचना कर रहे हैं, हमको गालियां दे रहे हैं, तो मजबूरी में जा रहा है वो। तो मजबूरी में वो तो जा नहीं रहा जिसे जो नोट कमा रहा है या जो जिसके आचरण के कारण गोदी मीडिया कहला रहा है, जा तो रहे उनके कर्मचारी। तो कर्मचारी को कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो एक वेतनभोगी कर्मचारी है, वो अपना जाके रिपोर्ट कर देगा, संपादक जैसे चाहे उसको करेगा, संपादक चलता है। मालिक के उससे संपादक की संस्था तो आपको पता है बर्बाद हो चुकी है। श्रीधर जी, आपने पत्रकारिता की 3 पीढ़ी खड़ी की हैं, मैंने देखा है आपको। लेकिन आप बताइए, अभी पिछले दिनों एक टीवी के पत्रकारों ने एथेनॉल पर खबर बनाई और आपको पता है 15 पत्रकारों को ऑफलाइन कर दिया, केवल इसलिए कि अम्बानी एथेनॉल मिलाता है और अम्बानी चैनल चलाता है। ऐसे में कैसे पत्रकारिता हो पाएगी कि पत्रकार यदि सच खबर दे तो उसकी नौकरियां चली जाती है? क्योंकि ये जो मीडिया हाउस हैं उनके मालिक भी तो वही हैं जो सारी गड़बड़ कर रहे हैं। बाजारू होने खतरनाक है ना ये जो हम पत्रकारिता इस समय बाजारू होने कीमत चुका रही है। क्योंकि कई बार तो ये भी होता है कि इस मीडिया घर का असली मालिक कौन किसी को पता ही नहीं चलता है और वो बाजारू है, बाजार है। अच्छा, बाजार खराब नहीं होता है, बाजारू हो ज़्यादा खराब होता है। इस समय दुर्भाग्य से हमारी राजनीति, हमारी जो सार्वजनिक रीति नीतियाँ हैं, हमारे जो मीडिया की नीतियाँ हैं, ये सारी बाजारू हो चुकी हैं। बाजारू से नहीं बचेंगे तो आज वो सड़क पर मिलने वालों को मार रहे हैं, कल वो कार्यालय में कारपोरेट के ऑफिस में घुस के मारना शुरू कर देंगे लोग। वो नौबत आ रही है, दिख रहा है वो। क्योंकि नौजवान के मन में जो आक्रोश है, दुनिया की कोई ताकत, बड़ी सी बड़ी सत्ता भी कभी नौजवान का आक्रोश को रोक नहीं पाई है। वो सहन बहुत करते हैं भारत में लोग, लेकिन जब सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तो सड़क पर उतर आते हैं। लेकिन श्रीधर जी, बात यह है कि गलती है सरकार की, भारत सरकार की, क्रोध और गुस्सा भी भारत सरकार के प्रति है, लेकिन पिट मीडिया रहा है। नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा, क्योंकि भारत सरकार का मंत्री सामने है नहीं, सामने मीडिया खड़ा हुआ है, तो गुस्सा मीडिया पे उतर खड़ा हुआ, मीडिया का सामान्य रिपोर्टर खड़ा हुआ है, मीडिया का भी खड़ा हुआ है, उसका जो कैमरा मैन है वो खड़ा हुआ है, और जिसका कोई दोष नहीं है क्योंकि नीतियों के निर्धारण उसकी कोई से नहीं है। तो मतलब अभी जो लोग जो विरोध कर रहे हैं और वो यदि युवा आपके सामने खड़े हैं तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरे ये चैनल के जरिए मैं चाहता हूं कि आपका बहुत लोग सम्मान करते हैं, उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनकी अपनी शिकायत है, उनका आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश को उन्हें इस दिशा में नहीं ले जाना चाहिए कि जनता के मन में उनके प्रति भी एक तरह से नाराज़गी हो कि ये क्या आप भेड़िया धसान कर रहे हो। उनका भी एक आंदोलन में भी एक संयम होना चाहिए, एक मर्यादा होना चाहिए, और वो अपनी बात कहें और प्रबल तरीके से कहें। लेकिन प्रबल तरीका मतलब ये नहीं होता आप कानून के हाथ में लो, आप मारपीट करो, ये नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें लगातार एक संघर्ष चलाना चाहिए, और सरकार को जनमत का दबाव सबसे बड़ा होता है। सरकार को इस बात के लिए जनमत का दबाव डालना चाहिए, पूरे देश भर में करना है वही प्रदर्शन, और दबाव डालना चाहिए। सरकार मीडिया काउंसिल बनाए, सरकार आजकल तो इनके संरक्षण के मांग कर रहे हैं लोग, तो प्रेस के जो कर्मचारी होते हैं, खासतौर से हमारे जो रिपोर्टर जिन्हें सड़क पर ही रहना होता है हमेशा, उनके संरक्षण के लिए भी उसमें प्रावधान किए जाएँ। उनका कोई दोष नहीं है, आक्रोश उन पर नहीं निकल रही, उन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ये भी जो हैं, इन्हें ये करना चाहिए हमारे रिपोर्टर साथियों को कि जो है उसको वास्तविकता के आधार पर वो अपने यहाँ रिपोर्ट कर दें, बाकी चीज़ उन पर छोड़ दें, तो उनका अपना काम पूरा हो जाएगा। हमने तो अपना काम किया है। देखिए श्रीधर जी, गांधीवादी आंदोलन का नाम दे रहे हो आप,
नारा गांधीवादी आंदोलन का है और वहाँ पर हिंसा जैसी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि हिंसा पुलिस द्वारा भी की जा रही है वहाँ, जिस तरह की मारपीट हुई है और अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, वो बहुत खराब है। मतलब देखिए, उसमें जो ऐसा भी जो चर्चा में आ रही बात कि उसमें पुलिस और प्रदर्शन के अलावा भी लोग घुस गए हैं। वो तो हर आंदोलन में होता है, ये हर आंदोलन। वो अराजक तत्व हैं, वो माहौल बिगाड़ रहे थे। लेकिन ये कब बचेगा, जब आपका यदि गांधीवादी आंदोलन तो गांधीवादी तरीके से होता है और सत्य अहिंसा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। गांधी जी ने दिखाया और सारी दुनिया मान रही है। तो आंदोलनकारियों को वही रास्ता अपनाना चाहिए और पुलिस वालों को भी, सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हमसे असहमत लोग, हमसे नाराज लोग या हमारे अपनी शिकायत लेके आने वाले लोग साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो तमीज इनको भी होना चाहिए। जी, एक और बड़ा पक्ष में आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री देखे होंगे अपने जीवन काल में। क्या कभी आपने देखा है कि इतनी बड़ी गुस्सा के बाद भी सरकार संवाद के दरवाजे बंद कर दे, और संवाद कर भी रही है तो केवल संवाद का बहाना किया जा रहा है? वास्तव में ठोस जो नीति, जो कदम उठाना चाहिए सरकार की ओर से, आपको दिख रहा है? कहाँ कमी लग रही है आपको? ये जो आक्रोश बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है पूरे देश में, किसे दोषी मानते हैं आप? ये आक्रोश के लिए संवादहीनता जिम्मेदार है। और संवादहीनता के लिए कौन जिम्मेदार है? संवादहीनता क्यों जिम्मेदार है, उसका भी एक कारण है। संवेदनहीनता के लिए कौन जिम्मेदार है? संवादहीनता, ये तो हम भी कह रहे हैं। सरकार जिम्मेदार। संवादहीनता सरकार को बात करना चाहिए और समय से सरकार की जवाबदारी होती बात करने की, प्रतिपक्ष की या आंदोलनकारियों नहीं होती जवाबदारी। आंदोलनकारियों को प्रतिपक्ष को संवाद के लिए तैयार रहना चाहिए, पहल लेकर सरकार को करना चाहिए। लोकतंत्र, प्रजातंत्र में आंदोलन करना गलत है? नहीं, क्या सरकारों को इतनी तानाशाही दिखाना चाहिए? क्या तानाशाही, आप पुलिस के डंडे से इस तरह के आंदोलन रोके जा सकते हैं? सरकार इस भ्रम में है इस समय कि उसे लगता है प्रतिपक्ष तो है नहीं, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं और जैसा चाहे वो कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। आप चाहे आप विधानसभा का मामला देखो, चुनाव के मामले जो भी हो, वन वे ट्रैफिक की तरह काम चल रहा है। वन वे ट्रैफिक लोकतंत्र का रास्ता नहीं है, ये लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। आपसे मैंने उन बच्चों के लिए कहलवाया कि आप हिंसा मत करिए, लेकिन अब मैं उन रिपोर्टरों को भी आपसे कोई संदेश दिलवाना चाहता हूं कि क्या वो अपनी आईडी जेब में रख के निकले, क्या करें वो? क्योंकि मालिक कहता है कि आईडी हाथ में लेके चलो, आईडी हाथ में लेके चलते हैं तो जान खतरे में है उनकी। क्या करें आज वो रिपोर्टर जिसे अपने बच्चे पालने हैं, बूढ़े माता पिता की दवाई लेके घर जाना है, वो रिपोर्टर क्या करे आज? मतलब कितना बड़ा एक ऐसा प्रसंग खड़ा हो गया है कि नौकरी नहीं छोड़ सकता, और एक बार नौकरी चली जाए तो मीडिया में नौकरी मिलना कितना कठिन है। आपने सब देखा है। आज उस रिपोर्टर को क्या कहेंगे आप? कैसे इन हालातों का सामना करें आपके अनुभव के आधार पर? देखिए, रिपोर्टर को हिम्मत से काम लेना चाहिए। पत्रकारिता हिम्मत में तो प्राण जा रहे हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है खतरे से खेलना, और उसमें आप ये मान के चलिए कि जब कानून सम्मत जो होता है, विधि सम्मत जो प्रक्रियाएं होती है, उनसे डर नहीं होता। डर होता है अवैध गतिविधियों से, जिनमें ये जो मार पीट करना और हिंसा करना, ये सारी चीज़ें होती है। इससे ज़्यादा खतरा होता है कि उनका विवेक नहीं होता है। लेकिन असल में इस समय जो देश में है वो बड़प्पन की कमी है, और सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए, बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। केवल ये कह देने से विपक्ष राजनीति की ओर से है, सरकारी जवाबदारी पूरी नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, जब इसके पहले भी नीट का जब हुआ था, तो नीट के लिए जो भी उनकी काउंसिल जो भी थी, उसके अध्यक्ष को यदि इन्होंने उसी समय बर्खास्त कर दिया होता। मैं आपको, यदि आपको याद हो, एक बार पटवार जी ने विधानसभा में कहा था कि यदि मेरी कैबिनेट में ऐसा मंत्री होता तो मैं लात मार के निकाल देता। अब उसमें बहस हुई। बहस ये हुई कि ये तो असली शब्द है, तो फिर घंटे भर की बहस के बाद ये होगी नहीं, एक मुहावरा है ये, लेकिन प्रयोग ना किया जाता अच्छा है। मुझे ये लगता है कि जिस संस्था में लगातार ऐसी वो हो रही, उसके मुखिया को यदि लात मार के निकाल दिया जाए, मतलब इतना लज्जित लांछित करके निकाला जाए, तो दूसरों को सबक मिले। वो काम करने में सरकार चूक गई। श्रीधर जी, आज इस परिस्थिति में आप किसी चैनल के हेड होते, यानी संपादक की कुर्सी पे होते, तो इन हालात में अपने रिपोर्टर के बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? हम खुद सड़क पर आते उसके साथ।
ये सारे एसी में बैठे हैं, निकलने को तैयार नहीं वो है। सड़क पर आते, क्योंकि वो जो आदमी काम कर रहा है वो हमारे बिहाफ में काम कर रहा है, उसकी अच्छाई की कैसे हमें मिलता है, तो उसकी संकट का सामना भी हमें मिलजुल कर करना चाहिए। और ये इनको दिखाना चाहिए, जो जो आपने चित्रत पहले उदाहरण दिया, ये बड़े बड़े जो उसमें बैठे हुए हैं, इनको बताना चाहिए। और यदि एक बार सारे पत्रकार बाहर आ जाएंगे, हो सकता है महीने 2 महीने 4 महीने के लिए हो जाएंगे, क्या खाने के लाले पड़ जाएं, लेकिन ये बड़े बड़े लोगों ने जो पूंजी लगाई है ना, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। आपने कहा कि देश में इस समय दमदार प्रेस काउंसिल होने की जरूरत है, या ऐसा कोई मीडिया काउंसिल, ऐसा कोई प्राधिकरण बनाने की जरूरत है जिस पे अधिकार हों, कानूनी अधिकार हों। लेकिन सवाल ये है श्रीधर जी कि यदि जो मीडिया का मालिक है, मुगल हैं, वो उनके यदि दूसरे धंधे चल रहे हैं, उनके यदि कोल माइंस चल रही हैं, या उनके बिजली के तमाम सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या ये कानून नहीं होना चाहिए कि मीडिया केवल उन्हीं हाथों में रहना चाहिए जिसके पास कोई दूसरा धंधा ना हो? क्या ऐसा कानून देश में अब जरूरत नहीं है? इस बारे में लगातार कोशिशें होती रही हैं, और एक बार तो दूसरे प्रेस आयोग के समय ये मुद्दा उठा भी था, ये कि आपको एक केवल ये नहीं, जो मीडिया का काम कर रहे हैं उनके पास कोई दूसरा धंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया किसी के लिए कवच की तरह उपयोग में नहीं आने देना चाहिए। यह जरूरत है, लेकिन सरकार तक बात सरकार कैसे माने? सरकार तो इसी में राजनीतिक फायदा है सरकार का। तो एक बात, दूसरी बात कि मीडिया में भी ये देखना चाहिए, एक ही आदमी के पास प्रिंट मीडिया है, उसी के पास टेलीविजन मीडिया भी, तो ये जो सारे चैनलों पर एक तरह से ये मीडिया का साम्राज्यवाद, इस पर रोक लगना चाहिए। और मीडिया वालों को भी और समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति को भी, और ये जो युवा आंदोलन कर रहे हैं इनको भी इस तरह के सवाल उठाना चाहिए कि आप ये करो व्यवस्था। श्रीधर जी, बात शुरू हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। एक छोटी सी बात थी, इस्तीफा होता बात खत्म हो जाती शायद, लेकिन अब पहुंच गई है प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक। हालांकि आपने कहा है कि सरकार दोषी है, लेकिन मेरे पास खबर यह है कि प्रधान जी ने खुद ही पहल कर दी पीएम के सामने, अमित शाह के सामने, कि आप मुझे हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए, उसके पीछे कारण बता रहा हूँ। विदेश में जो उनकी बेटी पढ़ रही है वो फ्रस्ट्रेशन में चली गई है, वो डिप्रेशन में चली गई है। ये खबरें आज मैंने पढ़ी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की बेटी जो विदेश में पढ़ रही है वो डिप्रेशन में है, और कह रही पापा आप तत्काल छोड़ दीजिए, जो माहौल देश का है। ऐसे में इतनी जिद तानाशाहों की कि नहीं हम इस्तीफा नहीं लेंगे, हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, या ये प्रजातांत्रिक देश में हम हैं या हम तानाशाही वाले देश में आ चुके हैं? ये अहंकार इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को भी हुआ था, और 77 के चुनाव में 2 लोगों ने झाड़ू लगा दी थी। ये अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है किसी भी राजनीतिक दल का, राजनीतिक नेताओं का। यदि इस अहंकार को नहीं छोड़ा गया तो ये जो घटनाएं हो रही हैं ये शुरुआत है। अब अभी तक लोग सड़क पर नहीं उतर रहे थे, अब देश भर में ये सड़क पर उतर रहे हैं। यदि सरकार नहीं संभली तो ये सरकार के लिए बहुत मुसीबत की तरफ आने वाले। चलिए एक अंतिम और पूछ लूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल जवाब दिए आपने, मतलब बहुत ही शानदार ऐसा इंटरव्यू है जो बहुत लोग सुनने वाले हैं। एक अंतिम मेरा क्या, आपको भविष्य क्या दिख रहा है इस आंदोलन का, और क्या लग रहा है सरकार झुकेगी या ये बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा इन लोगों के? आंदोलन तो अब बढ़ेगा। केवल ये है आंदोलनकारियों को अपना मंच राजनीतिकों को नहीं देना चाहिए। ये जो राजनीतिक आ रहा है तरह तरह के मुखौटे लगा के, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, इन्हें दूर रखें। आप समर्थन बाहर से कर दो, आंदोलन हम खुद चलाएंगे। तो इस आंदोलन का कोई नेता भी तो नहीं है? नहीं, कोई नेता नहीं है। जेएनजी वाले जो कर रहे हैं आप देख लो कहाँ नेता है, फिर बाहर ढूंढते रहते हैं। क्या अंतर है बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के जेएनजी आंदोलन में और भारत में जो शुरू हुआ है? लोग ये कहते थे कि भारत में तो कभी आंदोलन हो ही नहीं सकते, भारत आंदोलन करना छोड़ चुका है। 1975 के बाद कोई बड़ा आंदोलन के अन्ना का हुआ था, वो भी एक प्रायोजित था ऐसा मानते हैं, तो प्रायोजित मानते हैं। तो क्या अपन ये माने कि नहीं अभी 1975 फिर दोहराने जा रहा है? जेपी आंदोलन का आपको वो स्वरूप दिखने लगा है? नहीं, उस जेपी जयप्रकाश नारायण जैसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जो एक लोगों के आस्था और भरोसे का केंद्र बन जाए। ऐसा कोई आदमी दुर्भाग्य से है नहीं देश में, जो देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन ये नौजवान अपने मुद्दों पर सीमित रहें, राजनीति को भीतर ना घुसने दें, राजनीतिक दलों को भीतर ना घुसने दें, मुद्दों पे कायम रहें, और उसके लिए गांधीवादी तरीके से बैठे, धरने पे बैठे हैं, आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अराजकता ना होने दें। इसके बाद भी यदि सरकार की तरफ से मान लो कोई जोर जबरदस्ती होगी तो सरकार को उसका घाटा होता जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने सुना, इस कार्यक्रम को आप अकेले ना देखें। मेरी उम्मीद है कि क्योंकि श्रीधर जैसे व्यक्ति जो हमारे पितृपुरुष हैं, आज बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, कुछ बातें क्लियर और कुछ इशारे में साफ साफ कहा है कि देखिए, तानाशाही इस देश की फितरत में नहीं हो सकती। तानाशाह बहुत दिन तक इस देश में सहन नहीं किए जाते, और ये जो आंदोलन शुरू हुआ है अब रुकने का नाम नहीं लेगा जब तक सरकार टेबल पर नहीं आती है, जब तक सरकार एक कदम नीचे पीछे नहीं झुकती है, जब तक सरकार इन बच्चों की भावनाओं को नहीं समझती है। ये बात भी श्रीधर जी ने कहा है कि यदि आज वे संपादक होते किसी चैनल में तो वे अपने रिपोर्टर को पीछे रखते और खुद फील्ड में होते, खुद सड़क पर होते। बहुत बड़ी बातें, बहुत सारी बातें आज की हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये इंटरव्यू है, ये ऐतिहासिक इंटरव्यू है मेरे चैनल का। उम्मीद करता हूं कि आप अकेले नहीं देखेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे भेजेंगे, अधिक से अधिक लोग इसको देखें। इस समय देश करवट ले रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तरुणाई उठ खड़ी हुई है देश की, बस समझ लीजिए। नमस्कार।